हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं जो ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट है इतिहास का विभाजन। ठीक है, तो इतिहास का विभाजन को हम 3 वर्गों में क्या करते हैं, विभक्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लिखित इतिहास के पहले कालखंड को क्या बोलते हैं हम, प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। किसको, पाषाण काल को रखा गया है। इसमें क्या था कि लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस काल में। नेक्स्ट जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल। उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे नहीं पढ़ा जा सका। मतलब उसमें क्या था, लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था और इसमें ज्ञान था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है जिसका अर्थ निकालना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे प्रस्तर युग, पाषाण काल, आदिम मानव। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर पाषाण काल के हैं। इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को हम पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो नेक्स्ट जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैलियोलिथिक। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पैलियोस का अर्थ है प्राचीन एवं लिथेस का अर्थ है पाषाण। ठीक है, इसे आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट जानेंगे भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति और पर निर्भर था। पहले क्या था कि जो मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से कैसा था, प्रकृति पर क्या था, निर्भर था। वे आखेटक शिकार से, मतलब आखेटक बोलते हैं शिकार से, अपना भोजन कंदमूल प्राप्त करते थे। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान, आग का आविष्कार 1 लाख ईसा पूर्व था, परंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट है इस समय के मनुष्य नेग्रिटो जाति के थे। मतलब इस समय के जो मनुष्य कैसे थे, नेग्रिटो, ठीक है, जाति के थे। नेक्स्ट जानेंगे इस युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक है हमारा निम्न पुरा पाषाण काल। इसमें क्या है कि इस काल से मानव मूलतः
क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है हमारा चापर, चापिंग पेवुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा है, सेकंड पॉइंट है हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादम दुराई तथा अतिरम्पकम से प्राप्त किए गए। इससे साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। और सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की जो क्या थी कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ठीक है। 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल खोपड़ी का जीवांश प्राप्त हुआ, जो भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट जानेंगे मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट फ्लेट के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हसमुख धीरज लाल संकालिया ने इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। नेक्स्ट जानेंगे उच्चपुरा पाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड होते थे। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। नए चमक जो होती है उद्योग की स्थापना, आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का सर्वप्रथम उदय। ठीक है। तो जो होमोसेपियंस का सर्वप्रथम उदय हुआ उच्चपुरा पाषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे बेलन घाटी से लोहदा नाला क्षेत्र से विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे मार्त देवी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 में हुई, जब इस जो C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इस युग को आखेटक व पशुपालक काल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट जानेंगे भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यह 1968 से 1970 तक B.N. मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य करवाया था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम है जम्बूद्वीप व डेरोथी द्वीप। ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो शैलाश्रय मिले हैं उनके नाम क्या है। ठीक है। ऐसे पूछता है। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। इसका प्रथम साक्ष्य आमदगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जानेंगे नव पाषाण काल। यूनानी भाषा का
न्यू शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को कहा जाता है, जो 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे थे। नेक्स्ट जानेंगे, सर्वप्रथम 1860 में ईस्वी में ले मेसुरियर ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लेंस नदी की घाटी में प्राप्त किए। नेक्स्ट जानेंगे, नवपाषाण योगिन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस युग को प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा प्रदान की गई। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार व हथियारों का प्रयोग करते थे। बुर्जहूम, जिसका अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्जहूम से प्राप्त करवों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। वह प्रथा भारत के किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन स्थान से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। चिरांद बिहार प्रांत नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए, जो मुख्य रूप हो हिरण के सींगों का है। यह उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था में के प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट जानेंगे, इलाहाबाद में स्थित जो कुलडीहावा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग स्थायी घर बनाकर रहने लगे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिकोण होती है। पहिए व कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल की देन थी। नेक्स्ट जानेंगे, महत्वपूर्ण परिचयोपयोगी तथ्य। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रख कर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। नेक्स्ट जानेंगे, आहार प्राचीनतम ताम्रवती प्रस्तर फलक उद्योगों के अवशेष। दैमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का स्थल था। इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग थे सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा होली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थल से नहीं मिले हैं। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। नेक्स्ट जानेंगे, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। सर्वप्रथम चित्रित मृद भांडों के अवशिष्ट ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, इस समय के जो शवों के संस्कार हेतु घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। नेक्स्ट जानेंगे, पुराणों में 4 युग। ठीक है, तो पुराणों में 4 युग, एक तो है हमारा कृत या मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बताए गए हैं। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है
तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। इतिहास में काल स्थान विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। सतयुग में जो अवतार थे वो था मत्स्य अवतार, कुम्र अवतार, बारह अवतार और नरसिंह अवतार। ठीक है, तो इसमें जो मत्स्य अवतार था वो मछली मतलब जलीय जीव, कुम्र अवतार कछुआ उभयचर स्थल और जल दोनों में था, और जो बारह अवतार था वो सुअर थल का पशु, और नरसिंह अवतार अर्ध मानव पशु व मानव के बीच का जीव। त्रेता युग में 52 अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। इसको जो 52 अवतार मतलब बौना लघु मानव, परशुराम अवतार मतलब परशु जो फरसा वाले राम शस्त्र प्रयुक्ता मानव, और राम अवतार रामा समुदाय में रहने वाला मानव। द्वापर युग में कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। कृष्ण पशु पालन करने वाला मानव और बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। कलयुग में कल्कि है, कल्कि भविष्य का मानव, संहारक शक्ति वाला मानव। विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इस प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 युगों का सही क्रम है। नेक्स्ट जानेंगे भारत का आदि महाकाव्य रामायण। रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। और जो रचना काल था वो क्या था? उसका समय 550 BC। विकास क्रम 6000 श्लोक थे। तो रचना काल 550 BC और विकास क्रम 6000 श्लोक थे और 12000 श्लोक और सतशास्त्री मतलब 24000 श्लोक, और जिसको बोला गया चतुर्विंशति सहस्री संहिता। ठीक है, ये विकास क्रम था इसका। और पहले 6000, फिर 12000, फिर उसके बाद 24000। ठीक है, और विशेष इसका क्या था? रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय के कवि कंबन ने किया। इसे रामायणम या रामावतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का जो बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारबक शाह के समय किया। फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने तथा शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने किया था। 20वीं शताब्दी में ईवी राम स्वामी नायक उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी, और ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। अब जानेंगे महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। रचयिता थे महर्षि वेदव्यास और रचना काल था 400 BC। और विकास क्रम जानेंगे तो इसमें पहले था जो जय है थे उसमें 8800 श्लोक थे। लेखक व्यास थे और व्याख्याकर्ता युधिष्ठिर थे। जय भारत 24000 श्लोक, शुक्राचार्य लेखक और व्याख्याकर्ता परीक्षित थे। भारतीय इतिहासा 24000 प्लस उपखंड थे और जो वैशंपायन लेखक थे और जन्मेजय व्याख्याकर्ता थे। महाभारत सतसाहसी, इसमें 1,00,000 श्लोक थे और लोमहर्ष व उग्रश्रवा लेखक थे और व्याख्याकर्ता शौनक थे। ठीक है, अब जानेंगे इनकी भाषा मूलतः संस्कृत में है। जय का अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। मूल कथा कौरव और पांडवों के युद्ध का विवरण। प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र, और इसमें जो विशेष था वो था महाभारत में कुल 18 पर्व थे। आदि पर्व,
सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें भीष्म पर्व जो छठवें पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा शांति पर्व है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंदेवन्नार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रंजमनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी के ने किया। इसकी प्रस्तावना अब्दुल फजल ने लिखी थी। अब नेक्स्ट जानेंगे रामायण के 7 कांड, 500 सर्ग, 2400 श्लोक। तो जो इसके बालकांड राम का बचपन है, अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक है, अरण्य कांड में पंचवटी में निवास व सुपर्णखा रावण की बहन से भेंट है, और कृष्णधा कांड में राम को सुग्रीव से मित्रता है। सुंदर कांड हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना है। युद्ध कांड रावण पर राम की विजय सबसे बड़ा कांड है, और उत्तर कांड रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म है। नेक्स्ट है वेद। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, और जिनका संकलन जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ है ज्ञान है। इनसे आर्यों का आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। ये 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद में यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्तसैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक हैं तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। यजुर्वेद यजु का अर्थ यज्ञ है। इसमें यज्ञों के नियमों व विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में विभक्त है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में रचा गया है। ठीक है। सामवेद साम का अर्थ है गीति से है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको समायुति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अर्थव शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अर्थवेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उपनिषद के बारे में जानेंगे। इनका शाब्दिक अर्थ है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध के दार्शनिक चिंतन है। यह भारतीय दार्शनिकता का मुख्य स्रोत
है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है।